बोल क्वेश्चन बोल। सुन लो बेटा क्वेश्चन। Body of mass 60 kg बॉडी ऑफ मास 60 kg has momentum of 3000 मोमेंटम ऑफ 3000। एक मिनट, 3000 है तो 3000 इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, calculate the kinetic energy and speed of हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगला भी हो जाएगा। वो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर आएगी। आप वहां से भी कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से k आ जाएगी, फिर हाफ m स्क्वायर करके वहां से p आ जाएगा। अगले बोलो। how much work is needed to be done on a ball of mass 50 gram to give it a momentum of 5 kg? मोमेंटम कितना है? 5। मास कितना है? 50 gram कितना? 50 gram काइनेटिक एनर्जी निकाल दो डायरेक्ट। 5 p into square upon 50 into 50 upon 2 into मास कितना था? 5। momentum 5 मोमेंटम 5 मास 50 gram 50 ग्राम में है ग्राम में है। और ये किसमें? kg 250 क्या इससे पता है क्या है? चौथा तरीका एक और भी है। इससे पहले किसकी वैल्यू निकालो? मास और मोमेंटम से v की वैल्यू। फॉर्मूला क्या लगा दो? हाफ एम वी स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही आपका क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी रेस्ट से चल रही है ना भाई, yes तो जीरो हो जाएगा ना। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है आपके पास साउंड चैप्टर। देखो सबसे पहले तो साउंड चैप्टर से बच्चे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो रेजोनेंस वाले क्वेश्चन है ना, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा मार्क खाते हैं। मैंने आपको चला दिया था ये, जिसमें आपको सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे, जैसे पेंडुलम्स दे दिए तो जो सिमिलर पेंडुलम होगी वो क्या शो करेंगे? रेजोनेंस। दूसरे वालों में क्या होगी? फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या होगी? फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, जिसमें रेजोनेंस होगा शिमोन जी, जिसमें रेजोनेंस होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। जिसकी लेंथ ज्यादा है रेजोनेंस से उसमें, या लेंथ कम वाले में रेजोनेंस से क्या होगा? एम्पलीट्यूड मिनिमम, है ना। कोई एम्पलीट्यूड का वो बारे में नहीं बोलेंगे। दूसरा आपके पास आता है, अगर एयर कॉलम है तो एयर कॉलम में अगर रेजोनेंस मिल गया तुम्हें तो क्या रेजोनेंस दोबारा रिपीट करेगा? यस। जब एयर कॉलम की लेंथ कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स। मतलब अगर पहला रेजोनेंस 1 सेंटीमीटर पे है तो दूसरा 3 सेंटीमीटर 3 पे, तीसरा 9 पे, अगला 27 पे। 3 सेंटीमीटर नहीं, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ आ गई? जितना एयर कॉलम ज्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। जितना एयर कॉलम बढ़ गया उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम। समझ आ गई? ये जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ज्यादा, फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी कम। स्ट्रिंग अगर पतली हो गई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। टेंशन ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। टाइट स्ट्रिंग, thin string and short string will give maximum frequency। समझ आ गई? will give you maximum frequency। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है विंड इंस्ट्रूमेंट हो गए। अच्छा, आप पेंडुलम का क्या केस होता है? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाय जी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी बाय एल। जितना लेंथ कम होगी पेंडुलम की उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, है ना। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम। साउंड बॉक्स क्यों होता है भूमि म्यूजिकल डिवाइसेस के? 2 रीजन है इसके। सो दैट द एयर इन द साउंड बॉक्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद इट्स रेजोनेंस natural frequency, the condition will be resonance and amplitude of sound will be maximum। ठीक है, सीधा हवा में रेजोनेंस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हवा बहुत ज्यादा है, तो हम उस हवा को क्या कर देते हैं? छोटी स्पेस में एनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, प्लस वो म्यूजिकल डिवाइस का क्या बढ़ा देती है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है, ओके। लाउडनेस किस किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर
है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। एक वो कराऊंगा रेशियो वाले क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसमें आता है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है बच्चे, ठीक है। पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस और कोई रिलेशन, इंटेंसिटी कोई लाउडनेस और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 4 times ना ना के लॉग आई, वो तो वो होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये चीज। ओके, इको के लिए मिनिमम टाइम 0.1 सेकंड, मिनिमम डिस्टेंस स्पीड पे डिपेंड करेगा। 340 है तो कितना होगा 17 मीटर, 320 है तो 16 मीटर, 330 है तो 16.5 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है इको के लिए, v इक्वल्स टू 2d बाय t। क्या होगा 2d बाय t। बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें 2d नहीं लगता है, वो x और y वाला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा दिमाग भी कई बार यूज कर लेना। अगर वो आपको 2 साउंड्स हर्ड 1 आफ्टर 4 सेकंड एंड अदर 3 सेकंड लेटर, तो एक टाइम क्या है 4, दूसरा टाइम क्या है 7, दूसरा टाइम क्या है 7। ओके, दो साउंड्स की स्पीड सेम रहेगी एयर में, yes तो उनकी स्पीड को इक्वेट करके क्या निकाल सकते हैं, उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, इसमें कौन सी वेव यूज होती है सोनार में, अल्ट्रासोनिक, क्योंकि क्या नहीं होती डेविएट नहीं, क्या नहीं होती डेविएट नहीं होती। ठीक है, कौन नहीं, स्कैटरिंग इज एब्जॉर्प्शन एंड री-एमिशन ऑफ लाइट, डेविएशन इज जस्ट द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा साउंड में रेजोनेंस क्या आ जाएंगे, एक तो ये वाला हो गया, एक आपके पास वो आ जाएगा टॉन्ग वाला, ये क्या बोलते हैं ट्यूनिंग फॉक वाला है ना, टीवी वाला। अच्छा हाँ, वो टीवी रिसीवर्स और वो सब है ना, ठीक है। कौन था तुम्हें पहले टीवी रिमोट ऑन करेंगे, उसने बोला समझ। हाँ जी बच्चे, टीवी के अंदर रेजोनेंस कैसे होगा, सही है, व्हेन वी प्रेस द बटन ऑन द रिमोट, the force frequency will match with the natural frequency of the receiver, है ना, the amplitude of the signal will be maximum। यही ट्यूनिंग द रेडियो में होगा और यही आपके सैटेलाइट सिग्नल्स में, वॉकी टॉकी सब में। ठीक है, साउंड चैप्टर बच्चे सौखा है। साउंड चैप्टर से एक इको का न्यूमेरिकल 100% पेपर में 100% इको का न्यूमेरिकल तो रहेगा ही रहेगा पेपर में। ठीक है, एक वही मैम का फेवरेट फॉर्मूला C इक्वल्स टू लैम्डा इनटू x, उस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक अल्ट्रासोनिक, एक है ना वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बोट है ना, पानी के सरफेस पे है, तो एक बंदा पानी के अंदर है, दूसरा बंदा पानी के बाहर है, तो वहां स्पीड क्या होगी 330 मीटर पर सेकंड, तो जो पानी के अंदर होगा उसमें कितनी है गिवन होगी 1500 या कुछ। पानी के अंदर साउंड की स्पीड क्या रहेगी ज्यादा, और एयर में स्पीड क्या रहेगी कम। समझ आ गई, ध्यान रखना। अब वो एंगस्ट्रॉम में दियो तो 10 टू पावर -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नैनोमीटर है तो 10 टू पावर -9, बाकी ये तुम्हें मिलीमीटर और वो तो पता ही। माइक्रो में 10 टू पावर -6, मिली 10 टू पावर -3। ठीक है, अच्छा सुनो यार, इस बार तो इतना सौखा क्वेश्चन था, फिर भी पता नहीं तुम लोग क्या करने लग जाते हो। मतलब तुम्हें मेंशन था, ये था x, ये था x/2। मैंने कहा था एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, क्या होगा एम्पलीट्यूड का रेशियो 1:2। शाबाश, x स्क्वायर रेशियो x/2 होल स्क्वायर, x स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 4:1। क्या गड़बड़ कर गया। जब भी तुम्हें एम्पलीट्यूड गिवन है उसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे, उसका क्या आएगा स्क्वायर। मैंने इंटेंसिटी का रेशियो पूछा था, लाउडनेस का पूछते तो भी सेम आता है ना। दोनों की फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा 1:1। कैसे पता चला,
सर उधर दो है ना, इधर भी क्या है, दो। 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स काउंट करते हो तो क्या आता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, लाउडनेस और इनके। अच्छा, अगर मान लो ये हो जाता और वेवलेंथ का रेशियो पूछा जाता तो क्या करते, पहले ऊपर वाले को क्या लिखते, L बाय 2, नीचे वाली को L बाय 3, L से L। बहुत समझदार लोग हैं जो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है, 3:2। इसके नंबर मिलेंगे, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। नहीं समझ आया, कौन सा वाला, ये वाला रेशियो तो क्या ये नहीं है, L बाय टोटल लेंथ अगर L है, L में कितनी वेव्स हो गई है कंप्लीट, 2, तो एक वेवलेंथ मतलब L बाय 2, ठीक है। ऐसे L में कितनी वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, 3, तो एक वेव मतलब L बाय 3, L से L कैंसिल, 1/2 रेशियो 1/3, चाहे तो एलसीएम करके वो मैथ्स वाले हिसाब से कर लो, चाहे वे मेरे जैसे जिसको नहीं आता वो डायरेक्ट करेगा, 3 रेशियो, ठीक है बच्चे, क्लियर है। पिछले पेपर में शायद इस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार एक्सपेक्टेड है इस पे आ सकता है शायद, मतलब शायद पिछली बार नहीं आया। इंटेंसिटी कितनी होगी सर इसकी? किसकी, लाउडनेस का रेशियो जितना हो उतनी इंटेंसिटी की रेशियो। लाउडनेस इंटेंसिटी एक ही बात है बच्चे। अच्छा, श्रिल साउंड ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्लैट ग्रेव साउंड लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। लाउड और दूसरा फीबल, है ना, लाउड और फीबल, ठीक है जी। श्रिल और फ्लैट या फिर ग्रेव। अच्छा, अगर दो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम है, फिर भी क्या उनके साउंड में डिफरेंस आ सकता है? किसकी वजह से? क्वालिटी या फिर वेव, क्वालिटी या फिर हाँ जी, टिम्बर क्वालिटी होता है। वेवफॉर्म आपकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, क्वालिटी और टिम्बर क्या है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। यूनिफॉर्म पैटर्न बने तो वो क्या है, म्यूजिक या फिर प्योर नोट है ना। और अगर उल्टा सीधा बने तो वो क्या है, रिपीटेड पैटर्न्स बने तो क्या है, म्यूजिक, ठीक है। किसी स्ट्रिंग को बीच से प्लग कर दूं तो कौन सा नोट बनेगा, प्योर नोट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल नोट, है ना। क्या बनेगा, प्रिंसिपल। 1/4 से करें तो फर्स्ट सब्सिडरी, है ना, थर्ड वो फिर आगे आगे उसको करते रहे सेकंड सब्सिडरी और वैसे, ठीक है। ध्यान से सुनो यार एक बात, मान लो हमने किसी स्ट्रिंग को यहां से प्लग किया, ये एक ऊपर नीचे, समझ आ गई, क्लियर है, ओके। अगर इसी स्ट्रिंग को मैंने क्या किया बच्चे, ये हाफ ये 1/4 यहां से प्लग किया, तो यहां से प्लग करते ही एक ये बनेगा, क्योंकि मैं जहां से होल्ड करूंगा ना वहां क्या बनेगा, मैक्सिमम। क्या बनेगा वहां, मैक्सिमम। तो यहां से मैक्सिमम तो नीचे जाएगा ही, ठीक है। तो एक ये बन गई ऐसे, और ऐसी एक वेव ट्रांसमिट हो जाएगी यहां पे। ये आपकी कौन सी सब्सिडरी हो गई, फर्स्ट सब्सिडरी। कौन सी सब्सिडरी हो गई, फर्स्ट। ऐसे अगर हम इसको कहां से प्लग करेंगे बच्चे, 1/3 से, कहां से, 1/3 से, तो एक ये बन गया, ऐसे कितने और ट्रांसमिट हो जाएंगे, 2, टोटल कितनी होगी, 3 वाली क्या होगी हमारी सेकंड सब्सिडरी। 1/4 से करोगे तो तुम्हारी क्या है, फर्स्ट सब्सिडरी है, ठीक है। 1/3 से करोगे तो वो नहीं, 1/3 नहीं, 6 आएगा तो 1/6 आएगा, 1/6 से करोगे तो सेकंड सब्सिडरी, 1/8 से करोगे तो थर्ड सब्सिडरी, ठीक है। 8 से करेंगे तो कितनी बन जाएगी, 4, 6 से करेंगे कितनी बन जाएगी, 2, 1/4 से करेंगे, अच्छे से 3, 1/4 से कितनी बनेगी, 2, 1/2 से कितनी बनेगी, 1, ठीक है। हाफ से प्लग करोगे तो आधी ऊपर आधी ऊपर, इधर से, ठीक है। अच्छा, ये एक ही बात है बच्चे, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, ठीक है, ओके। ये डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर्स, ये डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर्स। ए की वेवलेंथ बताओ और बी की वेवलेंथ बताओ, सेम ही होगी, एक ही 2 नहीं सर, एक बी की तो 2 मीटर है, ए की 4 मीटर। 2 मीटर ये और 2 मीटर इसका भी काम होगा, इसका मतलब ये 2 मीटर इधर आ जाता है,
अगर आप ये वाला डायग्राम समझ आ गई। जब ऊपर और नीचे डायग्राम बनता है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, रिपीट हो जाता है, समझ आ गई। लेकिन अगर वो आगे ही काउंट होगा तो वो क्या हो गया, 2 मीटर। इज इट क्लियर? और इसके अंदर सोल्जर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप, है ना, एट अ पर्टिकुलर स्पीड, रैटलिंग साउंड इज हर्ड, some parts of your moving vehicle starts vibrating। हर एक में क्या केस है इसका? अच्छा, अगर रेजोनेंस नहीं है तो कौन सी वाइब्रेशन होगी दूसरे पे? फोर्स वाइब्रेशन। डैम्पिंग में कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, और फ्री वाइब्रेशन में कंटिन्यू रहेगा। फोर्स वाइब्रेशन में आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। फ्री और नेचुरल एक ही बात है। फ्री और नेचुरली की बात है। व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग तो अच्छा एक सेकंड, रिस्टोरिंग फोर्स अकेली तो कौन सी वाइब्रेशन है? फ्री वाइब्रेशन। रिस्टोरिंग और फ्रिक्शन कौन सी? डैम्प्ड वाइब्रेशन, नेचुरल भी वो सॉरी, ठीक है दोनों की। और अगर है रिस्टोरिंग, फ्रिक्शन और फोर्स, तीनों एक्सटर्नल फोर्स, तो कौन सी है? फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स अकेली, नेचुरल या फिर फ्री, रिस्टोरिंग प्लस फ्रिक्शन, डैम्प। और अगर तीनों आ जाए, एक्सटर्नल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स, तो कौन सी है? फोर्स्ड वाइब्रेशन। कौन सी है? फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। क्लियर है? बस साउंड में तो इतना ही है। इसके कुछ याद आया तो पूछ लेना। पढ़ा है ना टाइम? यस एयर कॉलम वाला एयर कॉलम वाला बोलो। चलो हर की जब 3 टाइम को ऐसे डिस्टेंस तो रेजोनेंस। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना। मान लो ये पानी है, ये 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ साउंड क्या सुनाई दे रहा है? लाउड। जब इस पे आप क्या लगा रहे हो? यूनिफॉर्म। तो ये क्या हो गया? सुनो, ये फिलहाल क्या हो गया? ये रेजोनेंस हो गया। अच्छा, अब अगली टेस्ट ट्यूब है अपने पास, वो 2 सेंटीमीटर पे है, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। अगली टेस्ट ट्यूब है जिसमें आगे लेंथ कितनी? 3 सेंटीमीटर, इसके कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया, क्या रेजोनेंस होगा? ठीक है। 5, 6, 7, 8 पे नहीं होगा, अगला किस पे आएगा? 9 पे आएगा, ठीक है। समझ आ गई? इसका मतलब ये। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी? पहली बराबर ही है ना सरदार जी? बराबर ही है हैं? ये शूज बहुत लूज है, मिनटों में निकला। सही बता, अब तेरे पे बता, ये और बी में बता किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? दिमाग की सुन, जल्दी बता, ए और बी में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सही बताएगा, बी कॉन्फिडेंट। बी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। क्यों ज्यादा है? एयर कॉलम क्या है? कम, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। एयर कॉलम क्या है पवित्र जी? ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी कम। राज बेटा ध्यान से सुन लो, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? ए और बी में से बताओ पवित्र। ए की। क्यों? एयर कॉलम कम, ठीक है। हाँ जी, गैस में कम ज्यादा। एयर कॉलम कम है बच्चे, इसको आप वो रिलेट कर सकते हो। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? कम है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है बच्चे, तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि उस फोर्स से आप क्या कर सकते हो? उन पार्टिकल्स को ज्यादा वाइब्रेट करा सकते हो। सेम काम करना पड़ेगा। सेम फोर्स अगर यहाँ लगाए तो पार्टिकल्स वाइब्रेट क्या करेंगे? कम। और जितनी वाइब्रेशन ज्यादा होगी उतना क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है? एयर कॉलम का हो गया। अच्छा, वो बांसुरी वाला, जितने ज्यादा होल्स बंद करोगे उतना एयर कॉलम क्या हो गया? बढ़ गया, तो उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। बस ये सर बंद करने से बढ़ जाता है तो वो अंदर का एयर कॉलम बढ़ जाएगा ना। फिर होल्स ओपन है तो हवा बाहर अंदर जा रही है, जितने होल्स। अच्छा, एक क्या वो मैंने एक्सेलरेशन वाला पूछ लिया था। सुनो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लिखोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, तो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर बिकॉज़ फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। समझ आ गई? वेलोसिटी इज वेलोसिटी इज वेरिएबल प्लस डायरेक्शन इज
टेंजेंशियल स्पीड इज कांस्टेंट। एक स्टोन वाला मेरे को मैसेज करिए आज याद से, क्योंकि वो आएगा तो यार उस पे वो जो आपको क्वेश्चन कराया ना, मेरे ख्याल में वो ये है कि व्हाट कॉजेज द रिएक्शन फोर्स ऑन द हैंड। वो रिएक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से शायद। यस सर। क्या बोल रहा है? अच्छे घर का लड़का हो गया ऐसे पूछता है, आंसर पूछ दो ऐसे पूछते हैं। चल मैं भी पूछूंगा, ठीक है? जब ये चले जाएंगे मैं पूछूंगा। सुनो, चलो वंश क्लास में गाली दिए जा रहा था। इज्जत नहीं कर इज्जत नहीं है सर गाली। आपके बच्चे भी नहीं आपको ऐसी इज्जत। चलो बच्चे, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर कुछ नहीं, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर बच्चे बस बेटा 15 मिनट अल्फा बीटा गामा। भाई सुन लो यार, हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर किसकी है? अल्फा की, बिकॉज मास ज्यादा है और चार्ज क्या है इसमें? ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा आयनाइज कर सकता है किसी के, है ना? जितने ज्यादा चार्ज होगा उतनी आयनाइजेशन पावर क्या होगी? ज्यादा। डेविएशन किसकी ज्यादा है? अल्फा बीटा गामा? बीटा। गामा नो डेविएशन, अल्फा लेस। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट ना भी गिवन हो तो तुम्हें समझ होनी चाहिए, जो जल्दी डेविएट कर रही है वो बीटा है, जो लेट डेविएट कर रही है वो अल्फा है, और लोकेन जी जो नहीं डेविएट कर रही वो क्या है? गामा। ठीक है? रेडियो एक्टिव पार्टिकल है आपके पास, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, उसके आपने कोई केमिकल रिएक्शन कर दी, उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी चीज आपने ऐड करनी है वो कर दी। ठीक है? उसको कभी ठंडा कर दिया, कभी गर्म कर दिया, उसको अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करा दिया। What will be change in its radioactivity? Because radioactivity is a nuclear phenomenon. कई बार पूछ लेते हैं कि यूरेनियम एटम और यूरेनियम आयन में से किसकी रेडियोएक्टिविटी ज्यादा है? सेम, बिकॉज आयन बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ कोई लेना देना नहीं। समझ आ गया बच्चे? ओके, फिर आपको क्वेश्चन आते हैं सिंपल वाले जैसे, फिर आप उस पे डिसइंटीग्रेशन में जाएंगे। फ्यूजन के बाद रेडियोएक्टिविटी चेंज बता, हाँ फ्यूजन की बात होती है। ठीक है? रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या है? डिफरेंस इन नंबर ऑफ, लार्ज डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स का जब डिफरेंस नंबर जो है वो प्रोटॉन से बहुत ज्यादा निकल जाए आगे, तो क्या हो सकती है? रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल। न्यूक्लियस को स्टेबल होने के 3 तरीके हैं। एक अकेला रेडिएशंस, क्या नाम है उसका? गामा रेडिएशंस। एक तरीका है वो दोनों में से एक अडॉप्ट करेगा, या तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ विच पार्टिकल्स? अल्फा। या फिर एक न्यूट्रॉन मनरीत जी निकालेगा जो कि टूट के न्यूक्लियस के अंदर ही टूट के एक प्रोटॉन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, क्या हुआ? अंदर ही टूटेगा, बाहर नहीं। न्यूट्रॉन अंदर ही टूट के, प्रोटॉन रिमेन्स इन द nucleus and electron it moves out in the form of which particles? Beta. सब न्यूट्रॉन चार्ज कैसे करेंगे? न्यूट्रॉन चार्ज कैसे करेंगे? टूट जाता है ना, 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव। अच्छा, एक और चीज सुनो भाई, मिस करनी मोए क्या करेगा इसमें? हाँ सुनो, प्रोटॉन नंबर कहाँ लिखते हो? बेस में या ऊपर? प्रोटॉन नंबर नीचे बेस में। ओके भाई सुन लो, इजी है और ये गलती करते हैं, ध्यान रखना। जब भी प्रोटॉन नंबर, ये अच्छे से अच्छा बच्चा भी ये गलती कर देता है, ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आएगा। मैंने जितने टेस्ट किए उसमें से बहुत ऐसे टेस्ट हैं जिनके अंदर यहाँ सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर लिखा है तुम लोगों ने। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनाता है? मास नंबर। प्रोटॉन क्या बनाता है? एटॉमिक नंबर।
अगर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन चले जाएं तो कौन सा पार्टिकल निकला है? अल्फा। अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन में चेंज हुआ, एक न्यूट्रॉन गया एक प्रोटॉन आ गया तो कौन सा? बीटा। तो अल्फा में ऊपर -4, नीचे -2, बीटा में ऊपर नो चेंज, नीचे +1, नीचे क्या आएगा? +1। जितने चांसेस लग रहे हैं रिवर्स का क्वेश्चन आएगा। तुम्हें ये आएगा एन एलिमेंट x exhibits this 2 alpha 1 beta gamma, है ना, डिविजन्स एंड फॉर्म्स y with atomic number and mass number। तो रिवर्स में जाना है, तो अल्फा है तो रिवर्स में क्या हो जाएगा? +4 +2। बीटा है तो रिवर्स में क्या हो जाएगा? ऊपर नो चेंज, नीचे -1। या फिर जैसे वो मैंने कराया था भाई x और y ले लेना, है ना, सारा लास्ट तक करके लास्ट में जो जो वैल्यूज आएंगी उनको एक दूसरे के क्या कर देना? बराबर इक्वेट कर देना, वो जैसे मर्जी है। ठीक है, कितने नंबर का आ सकता है? ये रेडियो एक्टिविटी वाला जो वोल्टेज वाला दो इक्वेशन कर लो, करो भाई, करो क्वेश्चन करो। हाँ जी सर 2 व्हीकल है सर, एक व्हीकल होली चल रहा है और एक फास्ट हो रहा है, तो जल्दी टाइम कौन लेगा? क्या ये ला दो। अल्फा बीटा एक साथ कैसे सर? वो आप देखो 3 पार्टिकल बना दो, इसके डिवाइड करो। हाँ जी, एक व्हीकल फास्ट है, एक व्हीकल स्लो है, तो कौन जल्दी टर्न टर्न जल्दी कौन लेगा? फास्ट। फास्ट जल्दी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, वो अलग चीज है, स्टेबल नहीं रहेगा, गिर जाएगा इधर उधर, वो तो अलग चीज है, बट स्टिल फास्ट तो ज्यादा ही टर्न लेगा। मतलब उसको ज़्यादा तो ऊपर से तो घूमना पड़ेगा। क्यों? जल्दी से ऐसे करेगा फिर। फोर्स ज्यादा लगेगी उसको, इनर्शिया कवर करना बहुत औखा हो जाएगा उसके लिए, इसीलिए तो गाड़ी गिर सकती है, क्योंकि इनर्शिया क्या लेके जाता है बॉडी को? दूर। बॉडी किधर मुड़ रही है ना, वो कंडीशंस अलग है। लेकिन नॉर्मली अगर बात करो तेज और स्लो में, तो तेज जल्दी मूव करेगी गाड़ियों में, इसलिए होता है अंदर वाला टायर क्या मूव करता है, बाहर वाला टायर मोड़ पे क्या मूव करता है? फास्ट। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल। गाड़ी के अंदर ना ये डिफरेंशियल पुराने वो करो इस क्वेश्चन को, उल्टा चल रहे हैं, Q और P के बीच में नंबर्स ले लो कुछ, A B C D जो भी तुम्हें करो। हो गया? 231 थे चले 93 249 49 चलो। 95 है। एक बार बता रहा हूँ। अगर मुझे इसे डायरेक्ट करना होता तो देखो गामा बीटा, गामा में ऊपर नो चेंज, है ना, बीटा में नीचे क्या होता है? उल्टा चल रहे हैं ना, तो +1 की जगह क्या होगा? -1, ऊपर नो चेंज। अल्फा में रिवर्स जा रहे हो तो +2, 2 है तो 3 नीचे क्या हो जाएगा? +4, ऊपर हो जाएगा +8। केड़ा हो 231 बेवकूफ। 244 और नीचे क्या आएगा? 95। सर हाँ जी, फ्री हैंड भी तो कर सकते हैं। बना के सुन लो आपके हिसाब से, सुनो बेटे, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ठीक है बच्चे? ओके, पहले 2 अल्फा R, A -8 B -2, सॉरी 4 बना ली। क्लियर बेटा इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R के बाद आ गया S, ठीक है, क्या निकला? बीटा। बीटा में क्या आएगा? A -8 B -4 +1 -8 gives गामा और Q। हमें पता है गामा के बाद कोई चेक किया है ना, तो A -8 equals to 236, B -3 equals to 90। ठीक है, बीच में ऐसे तो एक पार्टिकल आएगा S और Q के बीच में, T कर लो, और T में क्या आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चे? सीधा क्यों नहीं आ सकता? हाँ जी, सीधा क्यों नहीं आ सकता? गामा T कोई तो हाँ कर लो, मैं तो कह रहा हूँ वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बीच में T डाल कर सकते हैं बच्चे, बट इक्वेशन में अलग अलग दिखाना चाहिए। वैसे अल्फा और गामा इकट्ठे आ सकते हैं,
बीटा और गामा इकट्ठे आ सकते हैं, अल्फा और बीटा इकट्ठे नहीं आ सकते, कि या तो वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा या फिर जो एक इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ बड़ा भाई? नींद आ रही है सर, इसको पार नहीं आ रहा। पानी पिया ना? पी आया सर, तब भी इसको तू क्या है वो इसने कहा था सर। बस पानी तो तीसरे का जब से तुमसे एक जवाब दिया। वो सर कौन है ये? ये आपका स्टूडेंट वकील ठीक है, हो गया ये चीज। ओके, रेडियो एक्टिविटी क्लियर है। अब आता है बच्चे इसके अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन। ध्यान से सुनो। We are always exposed to radioactive substance even in the absence of an active radioactive substance. We are always exposed to radiations even in the absence of a radioactive substance. This is called background radiation. हम इनसे बच नहीं सकते। इसके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कॉस्मिक सोलर रेडिएशन क्या है? एक्स-रेज एक्सटर्नल सोर्स है, और इंटरनल सोर्स में आपके पास C14 और ये कार्बन डेटिंग में कौन सा यूज होता है? C14 और पार्टिकल बीटा। पेपर से किसको रोक सकते हो? अल्फा को। थोड़ी सी मेटल शीट बीटा, और थिक कंक्रीट बीटा गामा। हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर गामा, आयनाइजेशन अल्फा, डेविएशन बीटा। ठीक है, अच्छा एक इसमें बायोलॉजिकल डैमेज सबसे ज्यादा गामा। ठीक है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग, क्योंकि बीटा पार्टिकल तो कहीं भी हवा भी रोक देती है अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, आपके इवन क्लाउड्स एटमॉस्फेयर है वो भी रोक सकता है किसको? अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है यार न्यूक्लियर वेस्ट की सेफ डिस्पोजल। रेडियो एक्टिविटी क्या नुकसान करती है, रेडियो एक्टिविटी के क्या फायदे हैं और क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, लेड एफरेंस और वो ध्यान रखना। एक यार न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की डेफिनेशन और एक एक इक्वेशन, वो थोरियम वाली, यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, रेडियम, है ना, वो चीजें एक इक्वेशन कर लेना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। व्हाई इज न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट पॉसिबल? Because it requires a very high temperature to combine two nucleus. Because of their which forces? Repulsive forces. कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? लगभग 1 लाख केल्विन, 10 लाख केल्विन। इतने टेम्परेचर पे कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रॉब्लम, फिजन इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर न्यूक्लियर एक H1 कोई कर लो, जब जैसी दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस में दोनों कराई सकते हैं, क्योंकि उसमें उतनी एनर्जी तो रिलीज होगी कि वो मेन प्रॉब्लम हीट बनाना नहीं है सुमीत जी। मेन प्रॉब्लम इज नॉट अचीविंग दैट हीट। मेन प्रॉब्लम इज ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो उस हीट पे क्या कर सके, सरवाइव कर सके। कंटेनर भी तो बनाने पड़ेंगे, मशीन भी तो बनानी पड़ेगी, मटेरियल ही नहीं साला है, वैसे एनर्जी आ जाएगी। इस पे डांट तो नहीं बनती वैसे, ये क्या लिखा है? एक कुछ नंबर दे दिए उसको, क्योंकि है ना ये ऐड करके होगी बच्चे, क्योंकि किसी के साथ ये कंबाइन होता है। नहीं आप लिखना, यही लिखना क्योंकि बोर्ड में ये दोनों। बेटा पहली दोनों इक्वेशन करना न्यूक्लियर फ्यूजन की, क्योंकि जो ट्रिटियम बनता है ना वो दोबारा ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट करता है हीलियम पार्टिकल बनाने के लिए। समझ आ गई? ट्रिटियम जो है वो दोबारा रिएक्ट करता है, इसीलिए वो टोटल एनर्जी। पहली दोनों भाई ऊपर ट्रिटियम ये रहा यार, ट्रिटियम नहीं, सॉरी ट्रिटियम नहीं बच्चे, सॉरी हीलियम आइसोटोप, हीलियम आइसोटोप। अच्छा ये हो गया। ओके सुनो, पिछला पेपर है बच्चे, 25 मिनट है पेपर करते हैं। अब अपने चैप्टर रहेगी हीट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो थोड़ा करना उनको रिवाइज, क्योंकि अभी रिसेंट अपन किए हुए हैं फिर भी। अच्छा, कैलोरीमेट्री के वो क्वेश्चंस पक्के कर लेना है जिसमें आपके पास वाटर के अंदर आइस डालते हैं। समझ आए कैसे? उसमें क्या गलती रहती है? एक तो हम वाटर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आइस, क्या मिस कर देते हैं?
water which is formed from Ice. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? mc delta t equals to mc delta t plus m into l. समझ आ गए? ये न्यूमेरिकल्स लिख लो, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला mc delta t equals to ml plus mc delta t. Water and ice problems. Water and ice problems. Heat cup भी important हीट कप तो है। हीट कप में मैम जैसे वो क्वेश्चन डालते हैं ना भी ये लाइन बड़ी क्यों है, वो लाइन छोटी क्यों है, वैसे की बात है पेपर में सवाल भी कर रहे हैं। ओके, जल्दी से बच्चे रिप्लाई करना है भाई। रामानुजन, सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू Change the direction. A light, B heavy. A light body, B heavy. मोमेंटम सेम है तो किसकी काइनेटिक एनर्जी का? लाइट। अगर मोमेंटम की बात नहीं है तो heavy. Okay. A ball falls freely from height h, है ना? Okay. हाफ पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की Equal. कितनी? Half. mgh by 2 mgh by 2 ऊपर पोटेंशियल mgh काइनेटिक 0। अच्छा, अगर पोटेंशियल आ जाए 3 mgh by 4 तो काइनेटिक 1/4 mgh। ओके, पोलोनियम में 84, नीचे 84 है, ऊपर 210, नीचे 84 ऊपर 210 है। एक अल्फा रिलीज करता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 84 210 202 upon 82. ओ यार हद है। एक अल्फा रिलीज करता है 210 ऊपर है, नीचे 84 है। 206 upon 82. 86 कैसे होगा? -2 नहीं होगा मैडम, कहाँ है दिमाग? ऊपर -4 नीचे -2, बीटा में +1 ये डायग्राम तो हो जाएगा। अच्छा, which property of sound is increased if loudness of sound is increased? Amplitude, frequency, speed, wavelength. Amplitude. अच्छा, आपको एक वेव गिवन है बच्चे, 2 क्रेस्ट और 1 ट्रफ का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। 2 क्रेस्ट और 1 ट्रफ, 2 क्रेस्ट और 1 ट्रफ, कितनी वेव होगी? 1.5। तो 1.5 का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। वेवलेंथ बताओ कितनी होगी? 8 सर 8 सेंटीमीटर। कितने? 8। स्पीड गिवन है 300 मीटर पर सेकंड। तुम्हें बतानी है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। बताओ। 90% बच्चों ने ये गलत किया था। गणेशा के 99 थे, फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो गया। यूनिटरी मेथड लगा दो। 1.5 वेव कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो 1 वेव कितनी होगी? 12 upon 1.5 37.5 कितना आ गया? नहीं यार, 4 3 3 4 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 2 जा। वेवलेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। अब तो फ्रीक्वेंसी निकाल दो। कितनी है? 37.5 हर्ट्ज। चलते कर लेते हैं। 37.5 hertz. ये सही है। कई समझदारों ने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज किया होगा, ये गड़बड़ होती है। तो क्या होगा? 300 इक्वल्स टू वेवलेंथ कितनी है? 8 अपॉन 100 इनटू f। ये आया? ऐसे ही किया है? नहीं? शाबाश।
बड़ी टी शर्ट उठा तो 4 के टेबल से 4 2 जा 4 25 जा 2 1 जा 2 15 जा 15 5 जा 75 3 7 5 0 शायद मतलब कैलकुलेशन करो तुम समझ आई कि नहीं आई बेटे का नहीं पता पड़ा ये कितनी वेव्स है 1.5 के कितने सेंटीमीटर जो भी है 375 आएगा फ्रीक्वेंसी निकाली जाए एक ही जीरो 375 क्या राम 1.5 वेव कितने में है 12 सेंटीमीटर 1 वेव क्या होगी 12 by 1.5 मतलब एक वेव का कितना होता है वेव वेवलेंथ किसी होगी ये 8 by 100 इसकी किस में करना है मीटर में आंसर दे रखे थे मैम ने 16 75 100 8 75 100 4 30 3750 8375 अब जिनका 37.5 आ रहा था उनको कहीं ना कहीं से दिमाग चल जाएगा यार कि ये कोई मल्टीप्लिकेशन या 100 से डिवीजन होनी है इसकी which of the following is not characteristics of parallel combination सुन लो not characteristics if one resistor is fused the circuit does not become open एक रेजिस्टर फ्यूज हो जाता है क्या हो गया एक रेजिस्टर फ्यूज हो जाता है तो सर्किट ओपन नहीं होगा पैरेलल में सही है एक फ्यूज हो गया तो बाकी सब चलते रहेंगे तो ओपन नहीं होगा क्या रहेगा क्लोज ओपन मींस ऑफ क्लोज मींस सुन ले भाई द रेजिस्टेंस R is given by formula R1 plus R2 plus R3 पैरेलल में नहीं कैसे होगा the total resistance is less than least resistance in parallel yes the current through each resistor gets divided as per the resistor yes parallel में current divide हो जाता है yes voltage क्या रहती है Same. ठीक है ट्रांसमिशन के लिए स्टेप अप यूज करेंगे स्टेप डाउन स्टेप अप वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या कम हो जाएगा करंट कम होगा तो क्या कम हो जाएगा Energy losses. due to heat. The material which is generally used for making fuse wire. tin and Alloy of tin and copper किसने बोला था भाई? गलती जी का वकील साहब कॉपर बोलना तो गाली है फिजिक्स में फ्यूज के लिए एक दूसरे को कॉपर बोल रहे हो समझ आ रही है चलो बताओ डायरेक्शन क्या पढ़ा है ए बी बताओ आउटवर्ड इनवर्ट अप डाउन टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ लेफ्ट हैंड ये पहली बार रूल देखा है ऐसे और ऐसे ये क्या है ये उंगलियां या तो ये होंगी या ये होंगी सर ऐसे नहीं ऐसे ना आउटवर्ड ऐसे आउटवर्ड ये ऐसे मैंने ये ऐसे जाती है ये नीचे को जाती है आउटवर्ड शिपमन में मैंने सिखाया है पहले तो डिसाइड करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा या राइट हैंड लेफ्ट हैंड पहले क्या लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड है ना तो जो समझदार लोग राइट हैंड लगा रहे हैं वो वैसे ही करेंगे तो सर सही तो है तो बेटा सही कैसे राइट हैंड कैसे लगाएगा तो थंब रूल लगाएगा मैंने थोड़ा थंब लगाया ऐसे ये ऐसा नहीं है सर आप तो कहते हो शिपमन में अच्छा पढ़ाते हो तो बेटा मैं तुझे गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तू कह रहा है कि राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाया मैंने तो ऐसे किया है तो ये क्या है ये हाथ कौन सा है ये क्या है और ये क्या हो गया राइट हैंड थंब रूल प्रॉब्लम कहाँ है ना सुनो बेटा तुम लोग चीज समझने में एक गलती कर रहे हो ध्यान से सुनो जब ये चीज आ जाएगी ना यार आप राइट हैंड थंब रूल से चाहे तूने डायरेक्शन निकाल ली बट क्या तू यहाँ लिख सकता है तुझे क्या लिखना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड समझ आ गई देखो जब करंट की डायरेक्शन गिवन हो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन हो तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल
जब करंट की डायरेक्शन से आपको किसी चीज की मूवमेंट बस कैलकुलेट करनी हो, कोई मैग्नेट वगैरह कुछ ना हो, तो कौन सा है फ्लेमिंग्स आपका राइट हैंड। अब देखो नॉर्थ टू साउथ, ए बी डाउनवर्ड, तो ए बी अब क्या आएगा आउटवर्ड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अप डाउन नॉर्थ साउथ, क्या बोलोगे आप? अप डाउन नॉर्थ साउथ, अप, क्योंकि हम इस पूरे को कैसे कंसीडर करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर करेंगे तो क्या हो गया, नॉर्थ साउथ, ये ऐसे और ये थंब किधर पॉइंट करेगा up। तो जो आउटवर्ड वाली चीजें हैं वो कहां होगी अप, जो इनवर्ड वाली चीजें वो कहां जाएगी ऊपर। Which statement define the heat capacity? Heat capacity. Heat capacity में क्या कंसीडर नहीं करते हम? मास। Energy needed to melt a body. Melt a body. Heat capacity? No. क्या बोलते हैं उसको? Specific latent. क्या बोलते हैं उसे? Latent heat. Per unit mass है तो specific latent. Energy needed to raise the temperature by 1 degree. Is it heat capacity? Yes. Energy required to increase the temperature by 1 degree. 1 डिग्री 1 केल्विन नहीं, हीट कैपेसिटी में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर कितना रेज करना है, सिर्फ 1 डिग्री। कितना भी कर सकते हैं तो वो हीट होगा। 1 डिग्री है तो वो क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा। और अगर 1 डिग्री और 1 यूनिट मास हो तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ चेंज इन स्टेट इज Q इक्वल्स टू m into L because temperature is constant। बेटा बहुत सुंदर लग रही है, लास्ट में खड़ा हो जाना है यहाँ पे, सब देख भी लेंगे। जो पढ़ना है वो मत करिए। Select the option in which electromagnetic waves are arranged in increasing frequency। बता दो भाई, increasing frequency, सबसे कम frequency रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्स-रे, लास्ट में गामा, सबसे ज्यादा। तेरे लिए क्वेश्चन है, if an object is in denser medium is viewed from rarer medium, the object appears small or not? Small. rarer से denser में देख रहे हैं, स्पीड कम तो क्या दिखेगा, raised, shallow। ठीक है, दोबारा सुनो, the shift is maximum for yellow, green, red, violet। Minimum for Red. minimum for red। Okay। T1 और T2 की वैल्यू बताओ। 12.5। अच्छा सुनो, कुछ यहाँ ये भी गिवन है, कौन सी एरो गलत है भाई, बताओ T1 और T2 की वैल्यू। 15। मतलब लोड कितना हो गया, 25 प्लस पुली का वेट 5, कितना हो गया 30। T1 और T2 कितने हो गए, 15। एफर्ट कितना होगा, एफर्ट कितना होगा, बोलो। ठीक है। अच्छा, अगर एफर्ट को 5 मीटर पुल करूं तो लोड कितना ऊपर उठेगा, 2.5। ठीक है, क्योंकि ये वाली भी 5 तो उठेगी लेकिन 2 में क्या हो जाएगी, डिवाइड, कितना होगा 2.5। बाकी यार ये सिंगल मूवेबल थोड़ी है, वेलोसिटी रेशियो 2, मैकेनिकल एडवांटेज 2। ठीक है, नहीं समझ आया, एफर्ट कैसे निकालना, मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या आएगा 2। बाकी ये होगा ना भाई, T2 और T3 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको भूल जाओ, T2 15 है तो T3 भी क्या होगा 15। To which electrically charged plate the beta radiations will be deviating through an electric field? Beta particles, Positive. alpha particles, Negative. a range of length 12 centimeter, लिख लो। रेंज है, रेंज पता नहीं हमें रेंज क्या है, ठीक है, मान लो तुम्हें नहीं पता है रेंज क्या है, क्या करने वाला? तो यार नहीं पता है। 12 सेंटीमीटर। लीस्ट फोर्स इज 5 न्यूटन।
फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट मोमेंट ऑफ फोर्स। दोबारा बोल रहे 5 न्यूटन फोर्स है, रेंच की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और तुम्हें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। 5 into 12/10। अब सेंटीमीटर वाला चक्कर पड़ता है ना, कई बच्चे नहीं करते थे। क्या किया, कैलकुलेट तो कर, नंबर नहीं आएंगे। ध्रुव समझ आ गई ना? अब गालियां तुझे ही पढ़नी है सारी। मैं तो यहाँ ये वीडियो तेरे पापा के आगे ये वीडियो रख दूंगा, ये देख लो अब मैंने क्या पढ़ाया और ध्रुव ने क्या पढ़ाया। आ गया 0.6। तुम्हें कैसे पता भाई मिनिमम फोर्स 12 सेंटीमीटर पे ही लगेगी? मोस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाईएस्ट जो लार्जेस्ट जो भी डिस्टेंस होगा उस पे क्या लगेगी? मिनिमम फोर्स। ये रेंज कौन सी क्लास ऑफ लेवल में आता है? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि जहां पे नट है वही क्या है आपका फलक्रम है ना, वही आपके पास क्या है वो लोड है, थोड़ा ही डिफरेंस है। स्टेट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दो आ गए। Shape of distribution of mass and direction, shape and size of the body. A body is acted upon by a force under what condition work done could be zero? 90 बोलो, when force and displacement are perpendicular to each other or the displacement is zero. सुखमीत, अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? कोई एग्जांपल बता। या तो मेरा सिर मार करना चाहिए या तेरा मार, पढ़ना तो है नहीं। पुशिंग वॉल, हाँ तो बस फिर मास का रेशियो गिवन है m1 m2 3:1। मास का रेशियो है 3:1। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 27:16। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 27:16। किसका रेशियो निकालोगे? वेलोसिटी करो, v1 v2 निकाल लेना यार। मास के बारे में क्या बताया गया है? 3:1। ठीक है, ये v1 है, ऐसे v2 आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 into √, ठीक है। तो वहां से ऐसे ही कर लो, चाहे ऐसे कर लो। इसको 27 equals to half into m into v1 square upon 16 equals to half into m into v2 square। हाफ से हाफ कैंसिल है। 27 upon 16 equals to ये 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 9 v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर, ठीक है। बोथ स्क्वायर इकट्ठा हो जाएगा। 2 कॉपर वायर्स A and B सेम लेंथ, क्या हो गया बच्चे? क्या कर रही है आप? क्या कर रहे हो? तो ये क्या कर रहे हो? मेरे को तो ये कुछ और ही लग रहा है। किसकी? √2 की? क्यों? हाँ तो उसको ऐसे कर लो ना बच्चे, √18 क्या हो जाएगा? 18 को 2 into 9। तो ये तो करना ही नहीं है ये वाला। इसमें क्या हो जाएगा? √2 into 3 रेशियो √2 into 4, ये कैंसिल हो जाएगा 3 रेशियो। मुझे लगा वो जो कौन सा मेथड होता है
दो वायर है, दोनों कॉपर की हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी, ये लिख लो, रेडियस ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी, आर ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस बी। बाहर से बोलना ए जो है वो बी की हाफ है रेडियस में। Which wire will have greater resistivity? सेम Greatest specific resistance. सेम यही बात होती है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? ए सॉरी बी का क्योंकि ए इसका ज्यादा है। बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। Yes. ओके। आर ए रेशियो आर बी निकाल, कैपिटल आर ए रेशियो कैपिटल आर बी। 2 शायद मैं गलत हूँ, सबका सेम आ रहा है। लोकेश जी हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इतनी ठंड है, बंद करके बैठे हैं, वो पड़े हुए हैं। देखो बच्चे, सबसे बड़ी गलती क्या है, इधर देखो, रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ रिलेशन नहीं है, एरिया के साथ इनवर्सली रिलेशन है। समझ आया? तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सुनो, आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन पाई आर ए स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन पाई आर बी स्क्वायर। सही लिखा है या गलत? सही लिखा है गलत? सही लिखा है ये? इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब थोड़ा सा इनको चेंज करें, क्या बन जाएगा ये पूरा पार्ट कहां जाएगा? ऊपर, ये आएगा नीचे। पाई आर बी स्क्वायर अपॉन पाई आर ए स्क्वायर। किसी को ये नहीं समझ आया तो समझ आ गया? मेरी क्लियर है? पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आर ए बाय आर बी इक्वल्स टू आर बी, चलो एज इट इज, आर ए क्या है? आर बी का हाफ, इसका स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे? आर बी स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। नीचे क्या रह गया? 1। ये क्या हो गए? कैंसिल। तो आर ए रेशियो आर बी इक्वल्स टू 4 रेशियो 1। ठीक है? जिसकी रेडियस कम उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। लेकिन रेडियस हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस कितना ज्यादा हो जाएगा बच्चे? 4 टाइम्स। ध्यान रखना है। एक वो क्वेश्चन सेम आ गया। दो लेंस है बच्चे, +2d -4d, क्या आएगा? -2d। नेचर ऑफ द लेंस कनकेव माइनस, है ना? कौन सी में देगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सिम्युलेटेड। Suggest 2 ways to increase the strength of electromagnet. हो जाएगा। दो मेटालिक ब्लॉक्स है, मास का रेशियो है 2:3। अगर हीट सेम हो, है ना, और टेम्परेचर राइज सेम हो, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 3:2। मास अगर 2:3 है और बाकी सब चीजें सेम है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बस 3:2। बाकी आप वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। कैसे करोगे? Q1 इक्वल्स टू M1 C1 डेल्टा T1। M है 2। Q2 क्या करोगे? M2 कितना है? 3। C2 डेल्टा T2। ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, है ना? 1 1 ये सब 3 इधर, तो 3 C2 इक्वल्स टू 2 C1। अब जैसे मर्जी तुम्हें रेशियो निकालने की बात, ठीक है? C1 अपॉन C2 पूछा है तो 3:2, C2 अपॉन C1 पूछा है तो 2:1। ठीक है? 2:1। पावर इक्वल्स टू Q इंटू V अपॉन T। पावर का फॉर्मूला गिवन है, देखे ना? पावर इक्वल्स टू Q इंटू V और टोटल T। V कैपिटल है भाई, इलेक्ट्रिसिटी में V कैपिटल। ठीक है? पावर इक्वल्स टू Q इंटू V अपॉन T। What do symbols Q represent?
चार्ज, हीट मत लिख देना। वी Potential. कौन था इधर? इंटेलिजेंट? ओके। एक्सप्रेस पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। P equals to करंट एंड रेजिस्टेंस I square R। P लगेगा नहीं, ठीक है, I square R। और V और R की टर्म्स में V square by R। V और I की टर्म्स में P equals to VR। An element S decays to give R 220 to 85 उस जो अभी करवाया था वो सेम क्वेश्चन। पिछला प्री बोर्ड है, भेज दूंगा इसमें। ये क्वेश्चन आ गया भाई 90 45 45 वाला है, ठीक है, ये पूरा बना हुआ है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। स्टेट द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। 90 पे लग रही है वो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0। जहाँ बेंड कर रही है वहाँ क्या हो जाएगा? 45। वो याद है ना 42 वाला? अच्छा वो करा दिया ना मैं तुम्हें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पेपर वाला। नेम द फिनोमेनन। सीधी जा रही है तो कौन सा फिनोमेनन है? और वो अंदर ही बेंड कर रही है तो